पावन पवित्र दिन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री पवन गौतम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत झांसी, परमादरणीय श्री बिहारी लाल आर्य जी, मेयर नगर निगम झांसी, श्री रामतीर्थ सिंगल जी, एमएलसी एवं पूर्व महापौर झांसी, श्री अमित श्रीवास्तव जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, हम सबकी बड़ी बहन डॉक्टर नीति शास्त्री जी, भाई सुधीर सिंह जी, जिलाधिकारी झांसी श्री अविनाश कुमार सिंह जी, जुनैद अहमद जी, मुख्य विकास अधिकारी, डीएफओ साहब, समस्त अधिकारीगण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को संपन्न करने वाले हमारे ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल झांसी, शेरवुड कॉलेज झांसी, आर्य कन्या इंटर कॉलेज झांसी और मलखम के श्री संजीव सराव जी की विद्यालय के या उनकी संस्था के जिन बच्चों ने अपने मलखम का प्रदर्शन किया, आप सभी को इस सभागार में उपस्थित जिनको सम्मानित करके जिन शहीद परिवारों के, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया, उन सबको हृदय की गहराइयों से आज इस दिन की शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज का दिन बधाई इस बात की भी, और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की पहचान सारी दुनिया में है, जिस महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की नायिका की जन्मभूमि काशी से आपके बीच में आया हूँ, बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की धरती से, इसके लिए भी आप सभी को नमन करता हूँ। सभी लोग जितना जल्दी हो सके अपना स्थान ग्रहण कर लें, फटाफट। हम क्यों मनाते हैं, आपके मन में एक प्रश्न चिन्ह आता होगा, लेकिन ये 200 वर्षों की ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का दिन है। ये भारत की लगातार 200 वर्षों की भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति का दिन है, और ये उस वक्त इस देश की आबादी हुआ करती थी 33 करोड़ लोगों की आजादी का दिन है। ये खुली हवा में सांस, आज हम 140 करोड़ भारतीय हैं, और जिस खुली हवा में सांस हम आप ले पा रहे हैं, ये उन शहीदों के, उन क्रांतिकारियों के, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लाखों लाख लोगों की कुर्बानियों की बदौलत यह दिन आज देखने को हम सबको नसीब हो रहा है। कहीं न कहीं से किसी ने कहा है, ये शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, राष्ट्र भूमि पर शीश नवाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो ऐसे परिवार के लोग आज हम सबके बीच में यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, और उन अपनों ने, और अगर उन लोगों ने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर न कर दिए होते। अभी काकोरी कांड की बात हो रही थी, काकोरी कांड भी ये 9 अगस्त सन 1925 की घटना है। उसी का शताब्दी समारोह अभी चंद दिनों पहले 9 अगस्त को आपने मनाया, इस शहर झांसी में भी मनाया। ये उन बलिदानियों का शहीद शहादत का दिन था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन लूटी गई थी, सरकारी खजाना लूटा गया था, जिसके 2 वर्ष के पश्चात 1927 में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। 40 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष से लेकर 14 साल तक आजीवन कारावास और काला पानी जिनको कहते हैं। कल्पना करिए, उन 40 परिवार के नौजवानों ने उन भारत मां के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करने का, नमन करने का दिन है। स्वतंत्रता संग्राम की पूरी लड़ाई, और ये कल्पना करिए कि 1857 की क्रांति अगर कामयाब हो जाती
महारानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी और मंगल पांडे, वो जो विद्रोह हुआ था उसमें हमारे सेना के सदस्य हुआ करते थे। मंगल पांडे जिस आंदोलन की शुरुआत 1857 में हुई, वो क्रांति कहीं कहीं से कुचल दी गई, लेकिन फिर देखिए 1857 से लेकर 1947 तक इस देश को इंतजार करना पड़ा। और इसके दरमियान न जाने कितने 1857 से लेकर 1947 तक इस देश के 7 टुकड़े हो चुके थे। आपको याद है कि 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ, जिसके विभीषिका को कल और उस दिन को याद करते हैं। 14 अगस्त कोई याद नहीं करता था। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और इस सरकार को, जिन्होंने उस 14 अगस्त की विभीषिका को, उस बंटवारे की विभीषिका को देश को याद दिलाया, जिस बंटवारे में इस देश के 4 लाख से लेकर 10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। पंजाब, सिंध, जिन प्रांतों का बंटवारा हुआ उसको कोई नहीं याद करता। ट्रेनें हमारी जो आती थी लाहौर से, उनमें लाशें भरी होती थी। पैदल चल के, घोड़े खच्चर बग्गियों से चल के लोगों ने अपने देश में आना स्वीकार किया। उस बंटवारे के दिन देश के 3 टुकड़े हुए थे, 2 टुकड़े पाकिस्तान को मिले, लेकिन यह बंटवारा आखिरी बंटवारा नहीं था। मैंने आपसे कहा कि कभी श्रीलंका बचा, कभी अफगानिस्तान बचा, कभी बर्मा बचा, कभी भूटान बचा, कभी नेपाल बचा। ये सारे वो देश थे जो अभिन्न भारत के, अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। 7 टुकड़े तो आपके सामने हैं, जो आपके आसपास हैं। तो आज जो भारत आपके सामने है, ये न जाने कितनी कुर्बानियां, कैसे कैसे शहीद भगत सिंह जिनको आप याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जिनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे कि आजाद हूँ और आजाद रहूंगा, और पूरी जिंदगी कभी वो पकड़े नहीं गए। आपको याद है कि जिस दिन मुठभेड़ हुआ उनका प्रयागराज में, उस दिन एक गोली बची थी, उस गोली से भी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अंग्रेजों के हाथ पड़ना स्वीकार नहीं किया। ऐसे मैं काकोरी कांड के नायकों को याद करने के लिए मैं 9 अगस्त को गोंडा में था। मुझको लग रहा था कि गोंडा मुझको क्यों भेजा गया, तो गोंडा में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी गोंडा में दी गई थी। वो बनारस के रहने वाले थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र हुआ करते थे। मैं उनका पढ़ रहा था, उनके बारे में लिखा था, उनके जो शहादत का उनका जो स्तंभ बना है, उसमें लिखा था कि जिस दिन को फांसी होनी थी उस दिन भी वो व्यायाम कर रहे थे। अंग्रेज जेलर ने पूछा कि आज आपको कुछ दिन बाद आपको फांसी दे दी जाएगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। उस दिन जानते हैं उनका जवाब क्या था कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं आजाद भारत में जन्म लेने जा रहा हूँ। ऐसे थे आपके कुर्बानी देने वाले शहीद। 15 अगस्त का जहाँ तक सवाल है, निश्चित ही वो ऐसी आज़ादी का दिन है जिस दिन हम सभी, और आज़ादी दिलाने वाले नायकों का चरित्र देखिए। 14 अगस्त को 14 अगस्त की मध्य रात्रि को इसकी घोषणा हुई। 3 जून 1947 को इस देश के बंटवारे का ऐलान कर दिया था माउंटबेटन, जो उस देश का आखिरी वायसराय था। और जिन्ना 7 दिन पूर्व ही देश छोड़ के पाकिस्तान चले गए। कराची में जो वहाँ के गवर्नर का हाउस था उसमें वो रहने लगे और उनको शपथ दिला दी। उनको इतनी जल्दी थी देश के बंटवारे की। 1905 में मुस्लिम लीग के गठन के बाद से उन्होंने लगातार इस देश के बंटवारे की मांग, धर्म का आधारित बंटवारा था, लेकिन अंग्रेजों ने जो सरकार बननी थी 1948 में देश को अंग्रेजों ने आजाद करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन मुस्लिम लीग के आंदोलन ने पूरे देश में दंगे की शुरुआत करा दिया। लाखों लोग मारे गए दंगों में, पूरा देश दंगे की आग में जल रहा था। मजबूरन 14 अगस्त की रात्रि को इसकी घोषणा करनी पड़ी और स्वतंत्रता की घोषणा करनी पड़ी। और जिस दिन घोषणा हुई 15 अगस्त को, जिस दिन
देश का यह कार्यक्रम आयोजित था, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। उस दिन नोआखाली में महात्मा गांधी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वो नोआखाली में धरने पर बैठे थे, इसलिए कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। बहुत अजीब दास्तान है। हम सब इसीलिए बैठते हैं, इसीलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं कि देश की जो युवा पीढ़ी है, देश के जो नौजवान हैं, इनको पता चले कि देश कैसे आज़ाद हुआ, कितनी तरह की कुर्बानी। अंडमान निकोबार की वो मॉडल जेल आपको याद है, जिसको सेलुलर जेल कहते हैं। न जाने कितने इस देश के क्रांतिकारियों को काला पानी कहते थे, आजीवन कारावास के रूप में काले पानी की सजा होती थी। न जाने कितने लोग मर खप गए, उसके परिवार के लोग उनको कभी ढूंढ नहीं पाए। जिस तिरंगे की बात आज हम जिस तिरंगे को फहराया जाता है, 1904 के पहले इस देश में कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। जो भगिनी निवेदिता जिनका नाम आप सुनते होंगे, वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या हुआ करती थी। इस देश का पहला ध्वज 1904 में बना। 1904 और 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो उनमें वो ध्वज फहराया गया। उस ध्वज में 3 रंग होते थे, बीच में ये जो सफेद पट्टी है, इसके बदले में पीली पट्टी हुआ करती थी। सबसे ऊपर की तरफ 8 कमल के निशान थे, बीच में सब पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा होता था, और नीचे जो आखिरी रंग था उसमें हरा, उस हरे रंग पर चंद्रमा और सूरज का निशान बना होता था। दूसरा ध्वज जो बनाया गया वो क्रांतिकारी हुआ करती थी मैडम भीकाजी कामा, इस देश में दूसरा ध्वज उन्होंने बनाया। तीसरा ध्वज परिवर्तन होते रहे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस तिरंगे की जिस आन बान शान के लिए आज आप अपने सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। आज भी हमारे सैनिक अपने शरीर अपने प्राण बलिदान करते हैं, लेकिन तिरंगे को कभी गिरने नहीं देते। उस तिरंगे की कहानी ये है कि 1904 के बाद, फिर मैडम भीकाजी कामा के बाद श्रीमती एनी बेसेंट और सरदार अपने जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जिनके नाम का विद्यालय आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, तीसरा ध्वज जो बनाया वो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने बनाया। फिर चौथा झंडा इस देश का कांग्रेस का अधिवेशन था, उन्होंने गांधी जी को एक झंडा दिखाया जिसमें ऊपर हरा रंग था, नीचे लाल रंग था, केसरिया रंग जिनको आप कहते हैं। उनको महात्मा गांधी जी ने कहा कि हरा रंग अगर इस देश में अल्पसंख्यक लोगों का प्रतीक है, मुस्लिम का प्रतीक है, नीचे केसरिया इस देश के हिंदुओं का प्रतीक है। इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, असंख्य जातियों के लोग, असंख्य समाज के लोग रहते हैं, उन सबको मिला के फिर बीच में सफेद रंग डाला गया। और गांधी जी ने जो पहला झंडा स्वीकृत किया वो 22 जून सन 1947 तक इस देश में उसी तिरंगे की मान्यता थी जिसमें चरखा, गांधी जी के प्रिय विषय का चरखा, जिसको हम सब अपने कपड़े जब में बुने हुए चरखे के कपड़े को पूरा देश पहनता था। और आज भी इस तिरंगे की जो मान्यता है वो खादी के कपड़ों की या खादी के सिल्क के कपड़ों की मान्यता है, जिसमें वो केसरिया जो झंडा आपका होता है 3 रंगों का, केसरिया ध्वज आपके साहस और ताकत का प्रतीक है। सफेद रंग इस देश में शांति और सत्य का प्रतीक है। तो नीचे जो सबसे अंत में हरा रंग है वो इस देश के वैभव और इस देश के पराक्रम का प्रतीक है, इस देश के आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। और बीच में सफेद रंग को पूरे में घेरे हुए एक तीलियां होती, 24 तीलियों का एक चक्र होता है, जो काशी में ही सम्राट अशोक के द्वारा एक अशोक की लाट थी, जिसमें वो सिंह के निशान इस देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया। उसी में ये चक्र बना हुआ था। उसी चक्र को बाद में 22 जून के बाद इस देश के संविधान सभा ने इस तिरंगे को स्वीकार किया, जिस तिरंगे के सामने आज हम सभी चीज झुकाते हैं। ये 24 तीलियों का जो चक्र है, ये हमारे 24 घंटे को, जो दिन के 24 घंटे होते हैं, अर्थात एक पूरा चलायमान 24 घंटा अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया को आपने अपने ध्वज में शामिल कराया। ये आपके झंडे की कहानी है। तो आज हम सभी इस देश के जितने, जब आप ऐसे दिन इकट्ठा होते हैं, उन शहीदों के तराने सुनते हैं, जब काकोरी कांड के लोगों को फांसी देने के पहले जब उनके केस चलाए जा रहे थे, तो अंग्रेज बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह के जितने शहीद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये गुजरते थे तो तराना गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजरे गाते हैं। वो अंग्रेज अफसर चिढ़ जाते थे
उनको लगता था कि ये हमको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि आज़ादी के तराने आज आप भी सुनते होंगे तो आपको खुशी होती होगी। लोगों ने कहा, शहीदों ने, सारे क्रांतिकारियों ने कहा कि पंडित जी राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे लेखक भी हुआ करते थे। मैंने इसके पहले जो कविता सुनाया वो सरदार भगत सिंह की कविता थी। अब फिर उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कुछ ऐसा फड़कता हुआ गीत लिखिए जिसको हम सबको सुन के, तब उन्होंने गीत लिखा। आपने इस गीत को हजारों बार आप सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती छोटा, याद है आपको ये गीत? ये राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ गीत है और इसी को सारे शहीद गाते थे, सारे क्रांतिकारी इसको गाते थे, फांसी पर हंसते हुए झूठते थे। तो निश्चित ही आज का दिन हम सबके लिए और यह भी याद करने का दिन है कि उन्हीं की शहादत, उन्हीं के बलिदान, उन्हीं के त्याग की बदौलत आज यह देश कहाँ से चला है। और आप सबकी ये जिम्मेदारियां बनती है उनकी शहादत को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आने वाले कल को उस भारत का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी, अंग्रेजों ने जिस दिन इस देश को खाली किया था हमको भूखा नंगा बना के छोड़ा था, कुछ भी नहीं था, आर्थिक रूप से हम विपन्न हो चुके थे। और आज आपको बड़ी गौरव की अनुभूति होती होगी। कुछ बातें मैं आपसे इसलिए शेयर करूंगा कि जिस देश के हम 200 साल गुलाम हुआ करते थे, अभी दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव भारत को हासिल हुआ। हमने जिनको पीछे छोड़ा उस देश का नाम है ग्रेट ब्रिटेन, जिसके हम 200 साल गुलाम हुआ करते थे। और अभी अभी उनकी सत्ता में जिन्होंने हम पर शासन किया, उसी देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य ऋषि सुनक जिसका नाम था, वो भी किसी भारत की माँ का बेटा था। तो ऐसा बदला हुआ भारत आज का है। हम अब ऐसे देश नहीं है जो हम दूसरे देशों से मांग के रोटियां खाते हैं। अब हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। बगल में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जब गरीब होता है, अनाज के लिए तरसता है, हम उसको भी पेट भरने के लिए अनाज देते हैं। और बम बारूद के बूते जिस देश ने सत्ता हासिल किया, अफगानिस्तान, उससे भी देश को हम अनाज देने का काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है, हमारा जो स्वप्न है इस देश के लोगों का कि आने वाले दिनों में 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनेगा। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बन के सारी दुनिया को झुकाना चाहते हैं। वो दिन तभी संभव होगा जब यहाँ बैठे हुए नौजवान, जब इस देश के नौजवान सबको मिल के काम करना है, सबको मिल के इस देश के लिए। मैंने कहा जब अपने अतीत को याद करिएगा तो शानदार अतीत पर ही आने वाले कल का निर्माण होगा, भविष्य का निर्माण होगा। एक ऐसा भविष्य जब भारत, कहते हैं जादू टोने का देश, सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। आज दुनिया के न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम संसार में सर्वोपरि है। तो आज उस बदले हुए भारत की तस्वीर आज हम सब के सपनों में बसी रहनी चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब के आपके कंधों पर है। तो इसीलिए हम सब याद करते, 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने के पीछे यही मकसद है। कम से कम इसी बहाने लोग बैठते हैं, लोग उन शहीदों को याद करते हैं। कैसे गुलामी का अर्थ आज आपको लगता है कि आज आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश का रुतबा आपको हासिल है। आपके यहाँ संविधान है, आपके यहाँ एक ऐसा लोकतंत्र है। सारे संसार में कहीं लोकतंत्र कुछ ही देशों में बचा है, कहीं राजतंत्र है, कहीं तानाशाही है, कहीं सैन्य शासन है, लेकिन भारत दुनिया के लिए एक आदर्श है। सिर्फ इसीलिए कि भारत एक बहुत सनातन परंपराओं वाला देश है। तो इन कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस खुले हवा में सांस ले रहे हैं। और बस इतना कहना चाहता हूँ, शेष रहना चाहिए, हम रहे या न रहे, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। बहुत बहुत आभार। आप सबने काशी से आया हूँ, आप सबके बीच में दूर से आया हूँ, लेकिन मैं इस धरती पर जब भी आता हूँ और इस बात के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इतने बच्चों ने इतने अच्छे कल्चरल के जो कार्यक्रम होते हैं ये दिखावट के नहीं होते, ये फिर से हमारी उन्हीं मानवीय संवेदनाओं को, फिर से हमारी उस याद को तरोताजा करते हैं। और आज भी आपके सैनिक इस देश की रक्षा के लिए रोज
कोई ऐसा दिन नहीं जब इस देश के लोग सैनिकों को अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान आज भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा के लिए आज भी अपने प्राण बलिदान करने पड़ते हैं, इससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोग एक अच्छी जिंदगी जीते रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।